तो हम लोग बात करते हैं डबल अकाउंट सिस्टम से। डबल अकाउंट सिस्टम, चलो बच्चे, तो डबल अकाउंट सिस्टम क्या है इसको समझिएगा। देखिए हमारे देश में क्या है कि जितनी भी वैसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे रेलवे, वाटर सप्लाई कंपनी, तो इनके अकाउंट्स के लिए एक स्पेशल सिस्टम बनाया गया। क्या बनाया गया बच्चों? एक स्पेशल सिस्टम बनाया गया अकाउंटिंग का, प्रेजेंटेशन करने का एक सिस्टम बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं डबल अकाउंट सिस्टम। आइए पहले हम आपको बता दें कि व्हाट इज डबल अकाउंट सिस्टम। देखो बच्चे, कहता है द डबल अकाउंट सिस्टम the double account system is a method of presenting the annual final account, या फिर आप कह सकते हो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ public undertakings सर। जैसे पब्लिक अंडरटेकिंग में तो बहुत चीजें आती हैं सर, तो आप किस पब्लिक अंडरटेकिंग की बात कर रहे हैं? जैसे बच्चे हम बात कर रहे हैं आपसे रेलवे की, हम आपसे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की, हम आपसे बात कर रहे हैं गैस सप्लाई कंपनी की, हम आपसे बात कर रहे हैं वाटर सप्लाई कंपनी की, समझे? तो देखिए डबल अकाउंट सिस्टम क्या है। अच्छा सर एक बात बताइए, हम लोग 11th क्लास से जब से कॉमर्स में आए हैं तो हम लोग तो अकाउंट्स प्रेजेंट करने का तरीका सीखे ही ना सर। हम लोगों को बताया गया कि भाई प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कैसे बनता है, सर हम लोगों को बताया गया कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, लेजर कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। पार्ट 2 में आपने नोट्स टू अकाउंट भी बता ही दिया होल्डिंग कंपनी पढ़ाते वक्त। फिर ये नया ड्रामा क्या है? देखिए हम एक चीज आपको बताते हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनी है बच्चों जिसको पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से डिजाइन किया गया है, जिसका कभी मोटिव रहा ही नहीं कि लोगों के पैसे चूसे जाए। कहने का मतलब कि लोगों के भलाई के लिए ये सब कंपनी बनाई गई है। तो इनके जो अकाउंट्स प्रेजेंट करने के जो सिस्टम है वो टोटली अलग है, टोटली अलग है। ये कंपनी अलग तरह से अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करती है। आप ये अपने बैलेंस शीट को दो पार्ट में तोड़ेगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट। ये इनकम स्टेटमेंट को दो पार्ट में तोड़ेगी, रेवेन्यू अकाउंट और नेट रेवेन्यू अकाउंट। तो इनका तरीका हमेशा से अलग रहा है। ठीक है, चलिए अभी हम इस पे भी बात कर रहे हैं। सब लोग ध्यान से समझिएगा, यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत पेशेंस रखना है क्योंकि कॉन्सेप्ट एकदम अलग हो जाएगा। देखिए कहता है कि these undertakings are usually incorporated
under special act, under special acts, and as result the form of accounts is prescribed by special स्टैच्यूट। अब आपको हम एक चीज समझाते हैं, क्यों आपको बताएं। देखिए, रेलवे की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बात करें बच्चों, अगर हम गैस सप्लाई कंपनी की बात करें, वाटर सप्लाई कंपनी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी और रेलवे की बात करें, तो ये जितनी भी कंपनी है वो स्पेशल एक्ट से पास की गई। आपको भी पता है कि रेलवे की अपनी एक सेपरेट एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की अपनी अलग एक्ट है, वाटर सप्लाई कंपनी की अपनी अलग एक्ट है। तो सीन ऐसा है बच्चों कि इनका जो फॉर्म ऑफ अकाउंट्स है, मतलब जो अकाउंट्स बनाने का तरीका है, वो भी टोटली अलग है, वो भी टोटली अलग है। अब आप बोलेंगे सर वो किसने दिया? ये भी स्पेशल स्टैच्यूट से ही मिला है, मतलब ये जो फॉर्मेट है, ये जो तरीका है, ये एक स्पेशल एक्ट से मिला है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, और सर किया क्यों जा रहा है, मकसद क्या है, थोड़ा ये बताइए प्लीज, ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। देखिए बेटा, जितनी भी रेलवे को कभी प्रॉफिट मोटिव के लिए गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, हाँ, इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम सिर्फ लॉस में चलाएंगे, बिल्कुल सही, कि जब भी बनाए गए इसका जो सबसे बड़ा मकसद और जो मेथड था बच्चों को ये था कि हम क्या कर सके भाई, तो लोगों की भलाई किया जा सके, बेनिफिट गोज टू द पब्लिक के लिए डिजाइन किया गया है। आई बात समझ में? अब आइए, अच्छा सर डबल अकाउंट सिस्टम का टोटल सिनेरियो क्या है? देखिए, इसमें हम एक बड़ा अच्छा चीज आपको बताते हैं। सबसे पहले कि ये सिस्टम में बैलेंस शीट को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। मतलब इसका जो बैलेंस शीट है वो बाकियों से हटकर है, यानी बैलेंस शीट जो है स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट इनटू टू पार्ट। बैलेंस शीट को हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर दे रहे हैं दो पार्ट में। एक जिसको हम कहते हैं रिसिप्ट, रिसिप्ट। अब आपको ना एनपीयू याद आ रहा होगा कि सर एनपीयू में ऐसा कुछ आता था, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट, ऑन कैपिटल अकाउंट। और बैलेंस शीट का जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग बोलते थे जनरल बैलेंस शीट, जनरल बैलेंस शीट। सर इसका कोई अपना तरीका होगा? हाँ बिल्कुल तरीका है, हम आपसे आगे बात करेंगे। अच्छा सर, फिर ये लोग स्पेशल एक्ट में और क्या बताया गया है? कहा गया है कि जो इनकम स्टेटमेंट है वो भी दो पार्ट में स्प्लिट हो गया है। रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और नेट रेवेन्यू अकाउंट, और नेट रेवेन्यू। अब सर नाम तो आज हम लोग सीखे, आज बड़ा बढ़िया आपने नाम बताया, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट।
इनकम स्टेटमेंट को रेवेन्यू अकाउंट और नेट रेवेन्यू अकाउंट। और सर आपसे इतना उम्मीद है हम लोगों को कि आप कोशिश कीजिएगा कि हम लोग को रटना ना पड़े। हाँ बिल्कुल, हम कहीं ना कहीं आपको कुछ तरीका है जो सिखाएंगे जिससे आपको ये याद रहेगा कि कौन सी चीजों को कहाँ जाना है। ठीक है, तो ओवरऑल अभी हम आपके दिमाग पर एक फ्रेम क्रिएट कर दिए। चलिए हम लोग आगे चले बच्चे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग कैपिटल पर। कैपिटल पूंजी, जो एक आम लैंग्वेज में आप 11th क्लास से सीख रहे हो। देखिए बेटा एक चीज आपको क्लियर करते हैं, पब्लिक यूटिलिटीज अंडरटेकिंग नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, नो डाउट। सर पब्लिक कंपनी के लिए, पब्लिक यूटिलिटीज कंपनी के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फंड और कैपिटल की जरूरत होती है। और आपको भी पता है कि विच इज इन्वेस्टेड इन द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और कंपनी इन सभी पैसों को फिक्स्ड एसेट्स के एक्विजिशन में लगा देती है। तो इसलिए कहा जाता है कि फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज को सेपरेटली हमको दिखाना पड़ता है इन लोगों की। तो जितना भी फिक्स्ड एसेट्स है और जितना भी फिक्स्ड लायबिलिटी है, जिसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं, इन सभी को हम लोग रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं, और जितना भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है उसको जनरल बैलेंस शीट में शो करते हैं। देखिए जितना आसानी से मैंने बोला, ये सब चीजें उतनी आसान नहीं है। हम लोग भी जब कैपिटल अकाउंट पढ़ते थे ना बच्चे, तो बड़ा भारी लगता था, लेकिन आपको नहीं लगेगा। बस ट्रस्ट ऑन मी, बाकी हम पे आप छोड़ दो, हम आपको धीरे धीरे सब कुछ समझा देंगे। सबसे पहले हम आपसे कुछ फीचर्स डील करते हैं। तो सर आप डबल अकाउंट्स का कौन सा फीचर हम लोगों को बताना चाह रहे हैं? सुनिए हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस पर आप देखिए। सबसे पहले सर कि जितनी भी पब्लिक यूटिलिटीज कंपनी होती है उनको क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। बिल्कुल सर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पब्लिक यूटिलिटीज अंडरटेकिंग needs a large amount of capital। अब जाहिर सी बात है बच्चे, इस कैपिटल को आप कहां इन्वेस्ट करोगे? इन्वेस्टेड इन एक्विजिशन ऑफ, तो पता चला, हाँ, इन्वेस्टेड इन एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बात तो सही है। अब देखिए होता क्या है ना कि डबल अकाउंट सिस्टम के कॉन्सेप्ट में इतना तो हम लोग भी जानते हैं कि जो एसेट्स होता है वो दो पार्ट में बटा है बेसिकली। मोटा मोटी बात पे समझिएगा, जो एसेट्स है वो मोटा मोटी दो पार्ट में है, फिक्स्ड और करंट। देखिए अब आप डिवाइड करने लगेंगे तो टेंजिबल फिक्स्ड, इनटेंजिबल फिक्स्ड, वो अलग बातें हो गई, वो तो फर्दर क्लासिफिकेशन है ना। तो सर एसेट्स दो पार्ट में होता है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। तो जो फिक्स्ड एसेट्स होता है कहता है कि इसको आप कहां ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए मतलब रिकॉर्ड कीजिए कहां? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट और कैपिटल अकाउंट कहां ट्रांसफर करना है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट या रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, जो कहना है आपको, आप उस तरीके से कह सकते हैं। तो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, बोलता है कि आप इसमें ट्रांसफर करो। क्यों ट्रांसफर करो? तो भाई आपने पैसों का खर्च किया, क्योंकि देखिए फिक्स्ड एसेट्स को लेने के लिए पैसों को खर्च करना पड़ता है, इसीलिए ट्रांसफर कर दीजिए। कहां? तो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो भी आपको लिखना है। चलिए, और कहता है कि जितना भी करंट एसेट्स है इन सभी को जाना होगा जनरल बैलेंस शीट में। जनरल बैलेंस शीट, ठीक है। और प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास कोई मिस मत कीजिए। चलिए, तो सर अभी हम लोगों ने दो बातों को सीखा कि जितना भी फिक्स्ड एसेट्स है उसको ट्रांसफर करने कहता है कि रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर क्यों? क्योंकि हम लोग फिक्स्ड एसेट्स के लिए पैसों को खर्च करते हैं। अब आते हैं लाइबिलिटी में। तो सर लाइबिलिटी में क्या बताया गया है, जरा ये भी बता दीजिए। सुनिए, लाइबिलिटी के बारे में कहा गया है कि लाइबिलिटी भी तो आपका दो तरीके का है। बेसिकली मोटा मोटी जिसको आप कहते हो, दो तरीके का है। फिक्स्ड लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी। बहुत बच्चे सोचेंगे सर ये फिक्स्ड लाइबिलिटी आप क्या बोल रहे हैं, ये अपने को समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाबा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यार, ये तो जानते ही हो ना, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, चलो ठीक है, आ जाओ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सर एक हो गया हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एक हो गया करंट लाइबिलिटी। तो सर ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहां जाएगा? ये भी चला जाएगा आपका रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। आप कुछ पकड़ने की कोशिश करोगे ना तो समझ जाओगे, जितना भी फिक्स्ड पार्ट है वो सब जा रहा है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में। अब देखिए, जितना भी करंट लाइबिलिटी है इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? जनरल बैलेंस शीट। जनरल बैलेंस शीट में। अब पता है बच्चों, डबल अकाउंट्स अपने आप में बड़ा मजेदार इसलिए है ना, क्योंकि सर आप ऐसे ऐसे एसेट्स का नाम सुनोगे जो आपने अभी सुना नहीं। आपने क्या सुना है? आपने सुना है डेटर, आपने सुना है लैंड, आपने सुना है बिल्डिंग, आपने सुना है प्लांट मशीनरी, ठीक है, ये सब आपने सुना है ना। लेकिन अभी इसमें आप बड़ा नया नया एसेट सुनोगे, जाहिर सी बात है, नया कॉन्सेप्ट है तो नया नया एसेट्स भी तो होगा। हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं, आइए। अब थोड़ा सा आपको रेवेन्यू अकाउंट के बारे में बताते हैं। सर ये तो आपने एक कैरेक्टर बताया, अब आइए हम आपको दूसरा कैरेक्टर बताते हैं। सर आपने कुछ देर पहले बताया था कि इनकम स्टेटमेंट में ये लोग दो स्टेटमेंट बनाते हैं, नेट रेवेन्यू अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट। सर ये क्या मसला है, ये क्या ड्रामा है, जरा इस चीज को क्लेरिफाई करें। हाँ जी बिल्कुल क्लेरिफाई करते हैं, सुनिए। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ रेवेन्यू अकाउंट जो है वो क्या है? देखिए होता क्या है ना कि जो जनरल कंपनियां होती है बेटा, वो प्रिपेयर करती हैं क्या? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। वो प्रिपेयर करती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब समझिएगा, इस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की जगह पर, इस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के जगह पर जितनी भी पब्लिक यूटिलिटीज कंपनी है ये लोग बनाते हैं क्या? तो रेवेन्यू अकाउंट। इस प्लेस पे ये लोग बनाएंगे रेवेन्यू अकाउंट। बहुत
बहुत अच्छी बात है सर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का एक सब्स्टिट्यूट है। हाँ जी, बिल्कुल ये सब्स्टिट्यूट है, बिल्कुल ये सब्स्टिट्यूट है। लेकिन सर आपने तो ऊपर ये बताया कि ये लोग एक नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे और एक रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की जगह पे ये लोग रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे। और आपको पता है ना, या याद भी होगा कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बाद आप लोग क्या बनाते हो, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शायद अगर जिनको याद नहीं है बट नाम तो सुना होगा, प्रॉफिट यस एंड सर। लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इनकम का। तो जो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है कंपनी, उसी प्लेस पर, उसी जगह में डबल अकाउंट सिस्टम में क्या बना दिया जाता है, नेट रेवेन्यू अकाउंट। सर ये तो वही बात हो गई कि एक ही चीज के अलग नाम दिए गए हैं बस, और शायद कोई तरीका बदला होगा। हाँ, कुछ कुछ मेथड्स, नाम, तरीका बदल गया है बस, और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए, अच्छा सर मान लीजिए ओवरऑल तो आपने ये दोनों चीज भी फ्रेम कर दिया कि बैलेंस शीट को हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। सबसे पहला कि जनरल बैलेंस शीट, और दूसरा रिसिप्ट एंड पेमेंट या फिर रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, आपने ये भी बता दिया कि फिक्स्ड एसेट्स को वहां ट्रांसफर कर देंगे। ये अलग बात है कि आपने फिक्स्ड एसेट्स का नाम नहीं बताया, बिल्कुल सही बात है, मैं इससे सहमत हूं, बताऊंगा। करंट एसेट्स को जनरल बैलेंस शीट में, ओके सर। फिर अपने लाइबिलिटी को दो पार्ट में तोड़ा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अलग और करंट लाइबिलिटी अलग। ठीक है सर, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को आपने ट्रांसफर कर दिया सर कहां, तो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, और करंट लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया जनरल अकाउंट, जनरल बैलेंस शीट में। फिर आपने पीएल का भी दोनों ऑप्शन बताया कि जो रेवेन्यू अकाउंट है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का सब्स्टिट्यूट है। फिर आपने बताया कि जो नेट रेवेन्यू अकाउंट है वो क्या है सर, वो सब्स्टिट्यूट है किस चीज का भाई, तो एक मिनट रुकिएगा। आई सर, अच्छा सर एक बात और बताइए, अगर लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर्स रहेगा तो हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। बिल्कुल, धीरे धीरे हम लोग हर चीज को स्टेबल करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर, म्यूट कर लीजिए। लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर की हम लोग बात कर रहे हैं सर। अगर इस, ये तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है सर, इसमें कोई दोहराए नहीं, ये चीजें क्लियर है। तो फिर इसको हमको कहां दिखाना होगा, जाहिर सी बात है सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर जो है सर ये कैपिटल का पार्ट है, मतलब लाइबिलिटी का पार्ट है, कैपिटल का पार्ट है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। तो सर फिर इसको हमको कहां दिखाना होगा, हमको इसको दिखाना होगा बच्चों, क्योंकि ये सब देखिए जो भी लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर है इसमें ये पार्ट किस चीज का है भाई, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का पार्ट है, लाइबिलिटीज का। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो सर इसको हमको कहां शो करना चाहिए, सिंपल, इसको हमको कैपिटल रिसिप्ट एंड अकाउंट, पेमेंट। कह रहे हो ना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी हमको इसको ट्रांसफर करना चाहिए कैपिटल अकाउंट। हम एक चीज और आपको समझाते हैं, जब भी हम बार बार कैपिटल अकाउंट बोलेंगे तो आप परेशान मत होना, इसका मतलब इसी को कहा जाता है बच्चों रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। तो बार बार आदमी इतना पूरा नाम नहीं लेता है, पढ़ाते वक्त कितना इतना बड़ा बड़ा नाम लेते रहेंगे, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, सिंपल। तो कैपिटल अकाउंट अगर बोल देंगे तो समझिएगा कि बात हो रही है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। चलिए ठीक है सर, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में जैसे सर डिस्काउंट रहा, एंड प्रीमियम रहा, ऑन शेयर्स और डिबेंचर्स जो आता है,
ट्रीटमेंट क्या होगा सर? फिर इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? बेटा एक बात बताइए, आप भी समझते हैं कि ये जो डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और जो डिबेंचर है, ये परमानेंटली रिटेन्ड की कैपिटल आइटम है, नो डाउट। इतना तो हर लोग समझते हो कि सर ये कैपिटल आइटम में आता है। तो सर सवाल ये उठा कि अगर ये कैपिटल आइटम है, अगर ये कैपिटल ट्रांजैक्शन है, तो जाहिर सी बात है इनको कहां जाना चाहिए? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कहां जाना चाहिए? तो कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे तो पूरा क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में, लेकिन हम थोड़ा सा कम से कम आपको हर एक नए नए टर्म से अवेयर करते हैं। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। अच्छा सर, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट? देखिए, एक्चुअली कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या है? देखिए, हम पहले आपको इसको हिंदी में समझाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्टेशन पे 2 रेलवे प्लेटफॉर्म था, ओके, समझिएगा। धीरे धीरे उस जगह की आबादी बढ़ने लगी, बहुत दिक्कत होने लगा, ट्रेनों को रोकना, पास ऑन करना बड़ी मुसीबत होने लगी। जैसे हम आपको एग्जांपल लेते हैं पटना जंक्शन। आपको याद है बेटा, जब हम लोग आप लोग को तो खैर नहीं पता होगा, जब हम लोग छोटे थे ना, तो प्लेटफॉर्म नंबर लगभग 5 तक तो हम देखे हैं, लेकिन उसके बाद से जो प्लेटफॉर्म बनना शुरू हुआ वो मैंने देखा। जब 1 साल गए तो फिर देखा 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, इस तरीके से पटना जंक्शंस को बढ़ाते चले गए। देखिए मैं आपको बताना क्या चाह रहे हैं, तो जब हम किसी कंपनी का या किसी वर्क के कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, हमने एक और प्लेटफॉर्म बना दिया, उस रेलवे कंपनी ने उस स्टेशन पे एक और प्लेटफॉर्म बना दिया, मतलब आप कह सकते हैं कि कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया। क्या किया? कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया। तो जब भी आप कैपेसिटी को इंक्रीज करते हो तो इस तरह के खर्च को कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट कहा जाता है। समझ रहे हो? कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। अब मान लीजिए पटना जंक्शन पे एक और प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, प्लेटफॉर्म नंबर 11, तो इसका मतलब रेलवे कंपनी ने पटना जंक्शन का कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया है। रेलवे लाइन नहीं, सॉरी, ये नहीं बना दिया, रेलवे स्टेशन नहीं बढ़ाया है, उसने कैपेसिटी को बड़ा किया है। तो जो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट होता है ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? रेवेन्यू अकाउंट में। कहां ट्रांसफर होगा? रेवेन्यू अकाउंट। अच्छा सर, क्या ये इतना ही छोटा कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल नहीं, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट का, जिस पे हम आगे आपसे बात करेंगे। जब हम लोग ये पढ़ाएंगे आपको, जब हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे, तो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पर और भी बातें होंगी। ओवरऑल अभी मेरा थीम था आपको आइडिया देना, तो मैंने आपको ये आइडिया क्रिएट कर दिया। चलिए सर, जो फिक्स्ड एसेट्स है जिसके बारे में भी आपने बताया कि वो तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट्स होगा, तो इस फिक्स्ड एसेट्स को हमको कहां ट्रांसफर करना है सर? तो कैपिटल अकाउंट में हमको ट्रांसफर करना है। अच्छा सर, कैपिटल अकाउंट किसको कहते हैं? इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट? हाँ जी सर, बिल्कुल, हम यही तो बोलना चाह रहे हैं आपसे। चलिए एक और टर्म लेते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। चलिए, तो सर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स का ट्रीटमेंट क्या है? आइए
देखिए थोड़ा सा इसको समझिएगा सर। अभी तक हम लोग जो सर जनरल अकाउंटिंग सिस्टम में बचपन से सीखते आए, इवन सो आपने भी कुछ कुछ चैप्टर में तो पढ़ा है, तो डेप्रिसिएशन को बोलते थे कि माइनस कर दो। बिल्कुल बिल्कुल हम आपको बोलते थे, लेकिन यहां ट्रीटमेंट कुछ अलग होगा बच्चों, बिल्कुल अलग होगा। सबसे पहले कि डेप्रिसिएशन इज नॉट शोन एज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट्स। सर हम डेप्रिसिएशन के कॉस्ट को, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को एसेट्स के कॉस्ट से कभी माइनस नहीं करेंगे। आइए सबसे पहले तो ये आप समझिए, depreciation is not shown as deduction from the cost of एसेट्स। मतलब आप एसेट्स के कॉस्ट से माइनस मत करना, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि तुम डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाओगे, बिल्कुल दिखाओगे। तो कहां दिखाओगे? जनरल बैलेंस शीट। आइए, इट इज shown on liability side, it is shown on liability side of general balance sheet। ये कहां दिखेगा? जनरल बैलेंस शीट में। कैसे? एज एक्यूमुलेटेड फंड दिखाते जाओ, डेप्रिसिएशन जमा करते जाओ। एज एक्यूमुलेटेड फंड। अच्छा सर, हम लोग तो 11th क्लास में डेप्रिसिएशन को पीएल में चार्ज करते थे, तो यहां क्या करेंगे? रिवेन्यू अकाउंट में। क्या करना है? तो फिर तुम डेप्रिसिएशन को कहां चार्ज कर दोगे? यहां कहां दिखाओगे? रिवेन्यू अकाउंट। रिवेन्यू अकाउंट सिंपल, यहां हम लोग रिवेन्यू अकाउंट में शो कर देंगे। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम लोग डबल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंस शीट को दो पार्ट में स्प्लिट करना होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग ऐसा तो नहीं पढ़े, बट यहां पढ़ेंगे बैलेंस शीट। अब देखिए ये कैसे होता है, थोड़ा हम आपको बताते हैं। आप जो बैलेंस शीट सीखे हो बच्चे, जरा याद करना बेटा, आपने जो बैलेंस शीट सीखा है, हम लोग ऐसे ही ना पढ़ते आए हैं अभी तक कि सर हम लोग यहां फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड कर देते थे और एसेट्स में करंट एसेट्स को लिख देते थे। हाँ, ये अलग बात है कि ये फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल फिक्स्ड हो या फिर इनटेंजिबल, वो बात की बात है। और हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि सर जो कैपिटल है वो लिख दीजिए और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को लिख दीजिए और करंट लायबिलिटी को लिख दीजिए। ये हम लोग लिख देते थे और 11th क्लास में यही सीखे और बैलेंस शीट क्लोज कर देते थे। लेकिन डबल अकाउंट सिस्टम में क्या है बच्चे, कि जितना भी फिक्स्ड एसेट्स है इसको लिखना होता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। क्यों? समझिए, क्योंकि ये लोग का मानना है कि जितनी भी पब्लिक यूटिलिटीज कंपनी है, समझिएगा थीम को समझिएगा, ऐसा माना जाता है कि पब्लिक यूटिलिटीज कंपनी जितना भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदती है वो जनता के, पब्लिक के भलाई के लिए। अगर एक रेलवे कंपनी जितना भी प्लेटफॉर्म स्टेशन बनाती है, वो जो वो स्टेशन बनाती है उस पे जो वो पैसे खर्च करती है उससे जनता की भलाई होती है। इसलिए उस फिक्स्ड एसेट्स को ये लोग एक्सपेंडिचर मानता है बेटा। क्या मानता है? एक्सपेंडिचर मानता है। इसलिए जनरल बैलेंस शीट में ना लिखकर वो कहां लिखता है? रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। जब एक वाटर सप्लाई की कंपनी बेटा पानी की टंकी लगाती है, बनाती है, तो मानती है कि वो पानी का टंकी मैंने अपने लिए नहीं बनाया, मैंने जनता के लिए, पब्लिक के लिए, आवाम के लिए बनाया।
ताकि उनकी भलाई हो सके। इसलिए वो फिक्स्ड, हाँ, इसलिए वो फिक्स्ड एसेट्स के का जो अमाउंट है उसको खर्च मानती है, एक्सपेंडिचर मानती है, और उसको कहां ट्रांसफर कर देती है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट में। चलिए आगे चले। अच्छा सर, तो बाकी करंट एसेट्स को जनरल बैलेंस शीट में। आइए, उसी तरीके से बेटा लाइबिलिटी में भी होता है। जितनी करंट लाइबिलिटी है सभी को ट्रांसफर कर देगा जनरल बैलेंस शीट में, और जितना लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है सबको ट्रांसफर कर देगा रिसिप्ट एंड पेमेंट या रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके, चलिए, तो ये मैंने मोटा मोटी आपको आज इतना बताया कि सर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी दो पार्ट में स्प्लिट है बेटा। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की जगह पर डबल अकाउंट सिस्टम में रेवेन्यू अकाउंट बनाया जाता है, और एप्रोप्रिएशन की जगह में नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नेट रेवेन्यू अकाउंट। अभी बहुत कुछ इसमें पढ़ने को है, ये चैप्टर इतना इजी नहीं है। हम आपको धीरे धीरे हर कुछ बताते चले जाएंगे ताकि आपको बर्डन भी ना लगे और आप सीख लोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर ये जो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट है, अभी तक तो सर हम अकाउंट्स में यही सीखे थे। सुनिएगा बेटा कि अगर हमारे पास एक कंपनी के पास बिल्डिंग है, इसके ऊपर हम एक और फ्लोर बना देते हैं, तो हम लोग अपने कैपिटल और एसेट्स के वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। जनरल थॉट तो यही था, लेकिन डबल अकाउंट सिस्टम में जब भी आप रिप्लेसमेंट पे खर्च करते हो तो माना जाता है कि ये कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और जब कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है रेवेन्यू अकाउंट में। कहने का मतलब कि जितना भी खर्च हम रिप्लेसमेंट पर करेंगे वो सभी खर्च को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? हम ट्रांसफर करेंगे रेवेन्यू अकाउंट में। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब हम लोग इससे पहले जो जनरल किसी कंपनी के बारे में पढ़ते थे, तो मान लीजिए अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स 100 रुपीस का है और इस पे 10 रुपए डिप्रिसिएशन लगता था, तो हम लोग माइनस करके एसेट्स का वैल्यू 90 लिखते थे। क्या यही कॉन्सेप्ट डबल अकाउंट में चलता है? बिल्कुल नहीं बच्चे, डबल अकाउंट सिस्टम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। डबल अकाउंट सिस्टम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। डबल अकाउंट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? सिंपल कहता है कि डेप्रिसिएशन को, मतलब जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है उसको तुम अलग से शो करो, ये एसेट से कभी माइनस नहीं होगा। आप इसको जनरल बैलेंस शीट में लिखते चले जाइए। जैसे ये 10 रुपीस को हमको कहां लिखना चाहिए था? जनरल बैलेंस शीट में। वाह। और सर, और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है हम लोग प्रॉफिट और लॉस में भी तो लिखते थे। 11th क्लास में तो बहुत सिखाया गया, बिल्कुल तुम लिखते थे, लेकिन डबल अकाउंट सिस्टम में तुम रेवेन्यू अकाउंट में लिखोगे, तुम इसको रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज करोगे, ये पीएल में नहीं जाएगा, क्योंकि तुमको पता है ना कि अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बदले कौन सा अकाउंट बनता है? रेवेन्यू अकाउंट बनाना हम लोग को। ठीक है, सिंपल। चलिए आइए, तो सर यहां तक कुछ तो दिमाग में फ्रेम हुआ होगा, और आगे हम लोग स्टोरी को सर, हाँ बेटा बोलो। जहाँ पे जो लिखा है सर, इट इज ऑन लायबिलिटी ऑफ जनरल बैलेंस शीट में सर, तो इसमें सिर्फ डिप्रिसिएशन वाला अमाउंट रखे, आप पूरा जाएगा? डिप्रिसिएशन अमाउंट ही जाएगा ना। पूरा क्या जाएगा? पूरा क्या जाएगा बताओ, इसका सेंस नहीं मतलब पूरा क्या? जिसमें सर उसके बाद अगर आया इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर,
इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर। सर नंबरिंग कैसे कर रहे हैं सर आप, मतलब कई अच्छा 6 7 8 नंबर होगा, 8 नंबर होगा ये वाला। 8 होगा 7 ना? नंबर। अच्छा 8 होगा सर, क्योंकि उधर आपने फिक्स सेट का सर साइड में लिख दिए थे आप। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, 8 होगा तो 8 कर देते हैं। चलो आइए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर। अच्छा सर, ऐसा तो होता ही है कि हम लोग अगर किसी से लोन लेते हैं, मतलब कंपनी जब लोन लेती है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, सर कोई भी कंपनी हो, तो लोन तो लेगी ना सर। हाँ बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, अगर हम डिबेंचर से भी पैसा उठाते हैं या किसी से भी पैसा उठाते हैं, तो लोन वगैरह तो लेंगे, बिल्कुल लेंगे। इस केस में क्या करते हैं, जाहिर सी बात है सर, अपने को क्या करना होगा। देखिए, तो जितना भी इंटरेस्ट जनरेट होता है, जो हम लोन पर इंटरेस्ट देते हैं, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट देते हैं, इसका क्या करेंगे सर, इसका क्या करेंगे। पेमेंट तो करना है ना, बिल्कुल पेमेंट तो हम लोग करते हैं, बिल्कुल पेमेंट करते हैं। अब देखिए, जो पेमेंट करते हैं, ये पेमेंट जो हम लोग करेंगे, ये हम लोगों के लिए, मतलब पब्लिक यूटिलिटीज कंपनी के लिए एक्सपेंस है। और इस एक्सपेंस को हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे, नेट रेवेन्यू अकाउंट। देखो, डिबेंचर पढ़ाए तो एक बड़ा अच्छा चीज याद आया, अभी हम तुम लोग से डिस्कस कर ही लेते हैं, कल की बात। आओ, फिर से बोलिए ना वो वाला। हाँ बोलते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर। तो जो भी हम लोग डिबेंचर पे या लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो ये डबल अकाउंट के लिए क्या है बेटा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी रेलवे कंपनी है या पब्लिक यूटिलिटीज कंपनी है तो उनके लिए एक्सपेंडिचर ना, एक्सपेंस एक्सपेंस। ना। तो सर एक्सपेंस तो हमेशा जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, हम लोग यही सीखे हैं कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाता है। लेकिन डबल अकाउंट सिस्टम में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तो बनता नहीं है, बनता तो नहीं है। तो अपने को क्या करना होगा, अपने को बनाना होगा नेट रेवेन्यू अकाउंट। क्या बनाना होगा, नेट रेवेन्यू अकाउंट। तो हम लोग इस चीज को ट्रांसफर कर देंगे नेट रेवेन्यू अकाउंट में, इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे, सिंपल, नेट रेवेन्यू अकाउंट। यानी इस एक्सपेंडिचर को हमको नेट रेवेन्यू अकाउंट में दिखाना है। आइए सर बोलिए बेटा। रेवेन्यू अकाउंट में सर कि नेट रेवेन्यू अकाउंट? नेट रेवेन्यू अकाउंट में कैपिटल का पार्ट है ना बेटा, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है। आइए, सर डेप्रिसिएशन के बदले सर नेट अकाउंट में बनता है सर, नेट रेवेन्यू बनता है सर। अभी तो आप बताए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता प्रॉफिट है। एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मान लीजिए, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सर रिजर्व पे। रिजर्व, अच्छा सर, रिजर्व का मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे जनरल रिजर्व सर, जैसे सिंकिंग फंड रिजर्व सर, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सर, जाहिर सी बात है, ये सब तो फंड है ना सर, ये सब तो हमारा फंड है। जनरल रिजर्व है, सिंकिंग फंड रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है। सर हम लोग इसको हमेशा लाइबिलिटी माने हैं कि नहीं माने, हाँ बिल्कुल। हम कहां बोल रहे हैं कि आप लाइबिलिटी नहीं माने। और सर हम लोग जब लाइबिलिटी मानते थे तो इसको बैलेंस शीट में शो करते थे, बट यहां कहां दिखाना होगा, डबल अकाउंट सिस्टम में आपको जनरल बैलेंस शीट में दिखाना होगा। कहां दिखाना होगा, जनरल बैलेंस शीट। चलिए आइए सर, फिर हम लोग बात करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अच्छा सर,
एक बात बताइए, ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है ये तो कंपनी फॉर्मेशन में लगता है। ये तो आप बहुत बार हम लोग को सिखा चुके हैं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो कंपनी फॉर्मेशन का पार्ट है। जब कंपनी को हम लोग फॉर्म करते हैं तो वहां लगता है, कंपनी फॉर्मेशन का पार्ट है। बिल्कुल सही। तो सर ये जो कंपनी फॉर्मेशन का पार्ट है, तो इसका मतलब सर इनडायरेक्टली तो आप यही कह रहे हैं कि ये एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल, कंपनी क्रिएट करना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो सर जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसका मतलब हमको इस फिगर को, इस अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में शो करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल कैपिटल अकाउंट में शो करना चाहिए। चलिए, तो यहां तक हम मोटा मोटी आपको बताएं, लेकिन एक सवाल है, आपके मन में ये चीज गूंज रही होगी, आ रहा होगा कि सर डबल अकाउंट सिस्टम की ओरिजिन कहां से की गई है। बेटा मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से 1868 में रेलवे कंपनीज के लिए स्पेशल एक्ट बनाया गया और ये चीजें वहीं से डेवलप्ड हुई और धीरे धीरे डबल अकाउंट सिस्टम हर जगह एप्लीकेबल हो गया पूरी दुनिया में। तो डबल अकाउंट सिस्टम है वो इंग्लैंड से क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिन कितना बोले सर? हाँ, डेट 1868 बोले। रेलवे के लिए एक्ट पास हुआ था ना 1868 में, वहीं से ये सब चीजें ओरिजिन हुई है। चलिए आइए, तो सर एक बात बताइए, इसमें तो बहुत कुछ पढ़ने को होगा। बिल्कुल है सर, फॉर्मेट भी हम लोग को सिखाइएगा। हाँ जी, आपको हम फॉर्मेट भी सिखाएंगे, रेवेन्यू अकाउंट का, नेट रेवेन्यू अकाउंट का, फिर रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, ये सब बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो कल वाले क्लास में हम लोग फॉर्मेट की तरफ चलेंगे और हम आपको फॉर्मेट ले चलेंगे। तो आज इतना ही क्लास रखते हैं, नहीं तो एक ही बार एक्सेस हो जाएगा तो फिर दिमाग में नहीं जाएगा। ठीक है, आज प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है